All right. So let's get started with the session. वैसे full name of your Zoom ID. Okay, okay, okay भाई, सबके सब अपने Zoom ID का full name लिखेंगे, ठीक है? पूरा नेम लिखेंगे. All right. So let's get straight away started with the session. Session से शुरुआत करते हैं. तो छोटे छोटे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं रेशियो के ऊपर फटाफट. रेशियो का बेसिक्स तो हो गया था, प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे. डोंट वरी. कहाँ चला गया भाई साहब? चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन. लेवल बढ़ाएंगे, डोंट वरी. प्योर रेशियो के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, जो प्योर रेशियो वाले क्वेश्चंस है वो देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 सर ए और बी 240 और 210. सर बी. अरे बहुत ही बढ़िया आलीशान, गजब, शानदार. 8:7 बोल रहा है. सम ऑफ द टू नंबर्स इज 450. ओके, फाइंड द नंबर्स. 8:7, दैट 7:8. दिस इज 8:7. ऑप्शन रहेगा. दिस इज नॉट 8:7. दिस इज ऑल्सो नॉट 8:7. आंसर इज बी. ऑप्शंस से ही हम लोगों ने बना लिया. 8:7 हम लोगों ने चेक कर लिया. वेल, अगर नहीं होता, मान लो दो ऑप्शंस में 8:7 होते तो क्या करते, कोई बताएगा? 8x + 7x 15x, फिर x निकाल लेते और फिर पुट कर देते. वेरी गुड. अरे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी. मतलब x वगैरह तो लो ही मत. आप इसको बोलो 8 सर 8 और 7 को ऐड कर देंगे 15 और हाँ, इन दोनों को ऐड करने से ये दोनों पार्ट 8:7 तो हो ही गया. मान लो दो ऑप्शन बचते तो दोनों को ऐड करने से, दूसरा ऑप्शन तो वही चेक करते ना, ऐड कर. अभी तो रेशियो से ही खत्म हो गया. ऐड करने से 450 आ जाता. ठीक, एक्चुअली सॉल्व समझ में आ गया ना? देखो क्या मैंने बोला, एक बार समझाता हूँ. मैंने ये बोला कि भाई अभी हम लोगों ने सिर्फ रेशियो से ही देखा, ये 7:8 है, ये 8:7 है, तो ये रहेगा ऑप्शन. ये तो 8:7 नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर तो आ ही गया हमारा. मान लो इस ऑप्शन में भी 8:7 ही आता, तब हम लोग सम चेक करते. राइट, आई होप दिस इज क्लियर. तब हम लोग सम चेक करते. अभी तो सम चेक करने की जरूरत पड़ी क्या? ऐसे 8:7 है तो एक ही पार्ट रेशियो है ना, तो दो कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस को वैलिड करा के देख लो आप. यही करना होता है. आई होप क्लियर है. वेल, मैं आपको ये एक्स वाले के एक्स वो जो चीज लेते हो ना आप, एक्स वगैरह, उससे मैं आपको लोगों को थोड़ा सा रिलीव करता हूँ. देखो इसको 8 यूनिट और 7 यूनिट 15 यूनिट लिखा करो, या 15 यूनिट या 15 ही लिख लो. ये 450 है. ऐसा किया करो, एक्स वगैरह मत लिया करो. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30. तो 8 यूनिट की वैल्यू 240 आ जाएगी और 7 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 450. इस चीज को कहते हैं यूनिटरी प्रिंसिपल. इस चीज को कहते हैं यूनिटरी प्रिंसिपल. ठीक है, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बता दूं यूनिटरी प्रिंसिपल के ऊपर. मतलब किसी भी चीज को 1 यूनिट की वैल्यू या 1 यूनिट की कॉस्ट या 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है एक्चुअली आपको. तो देखिए 5 रुपए में 10 चॉकलेट, तो 1 रुपए में कितने चॉकलेट? ये 1 रुपए में 2 चॉकलेट आएंगे. ये तो क्लियर है सभी को. 5 नीचे चला जाता है, ये यूनिटरी प्रिंसिपल बचपन में पढ़े. अब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो आप 2 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, जो भी यूनिट निकालना निकाल सकते हो. जब 8 यूनिट विल बी 16, ठीक है, 1 से ही निकला. 9 यूनिट विल बी 9 2 18 एंड सो ऑन. ये लेकिन जो डिवाइड होती है चीजें, वो काम करती है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में. अगर चीजें डायरेक्टली वेरी कर रही हैं, जो कि हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे, फॉर द टाइम भी मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल आइडिया दूं. ये इरेज करूं क्या? इरेज करता हूं, ये तो समझ में आ गया. देखिए A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. एक चीज होती है जिसमें अगर आप B को बढ़ाओगे तो A भी बढ़ेगा, मतलब B के ऊपर A डिपेंडेंट. इसके ऊपर बात करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B. अगर आप B को बढ़ाते तो A कम होता है, और B को कम करते हो तो A बढ़ता है. दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. उस केस में मान लो ऐसा कुछ है कि भाई पर्टिकुलर डिस्टेंस है. देख लो, मैं एक बात बता देता हूँ, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. मैं थोड़ा सा फंडामेंटल आइडिया दे रहा हूँ. जैसे कि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, कोई बंदा जा रहा है 40 की स्पीड से, कवर करना है 80, स्पीड है 40. भाई साहब 2 घंटे लगेंगे. सही है, 2 ही घंटे लगने वाले हैं. और अगर आप इसको डबल कर दोगे, 80 kmph स्पीड डबल कर दिए, तब टाइम कितना लगने वाला है? 1 ईयर लगने वाला है. ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है,
तो 40 km पीएच से 2 घंटे लग रहे हैं, 40 km पीएच से 2 घंटे लग रहे हैं, तो 1 km पीएच से कितने घंटे लगेंगे? अब देखो यहां पर देखो 2/40 नहीं होगा, 2 × 40 होगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझाता हूँ। 40 km पीएच से आप चल रहे हो, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना आपको 2 घंटे लगते हैं, ठीक। तो 1 km पीएच से अगर आप चलोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? ज्यादा समय लगेगा, ऑब्वियसली स्पीड कम हो गई है, स्पीड 40 टाइम्स लेस हो गई है। तो बेसिकली ये इनटू हो रहा है यहाँ पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। ये क्लियर है? ये क्लियर है? यस सर। ओके सर। या फिर 2 घंटे में आप 40 चल रहे हो तो 1 घंटे में कितना चलोगे? 2 घंटे में कोई डिस्टेंस कवर करना, 40 की स्पीड रखनी पड़ी, तो 1 घंटे में कवर करना है तो आपको 40 × 2 करना पड़ेगा 1 घंटे में अगर वो डिस्टेंस कवर करना है तो। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट? इज दिस फंडामेंटल आइडिया क्लियर? इसको Yes, हम बात करेंगे। फिलहाल यूनिटरी प्रिंसिपल में इतना याद रखेंगे, हमेशा ये कंसीडर कर लेना कि चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं ना, छोटे छोटे क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन? 2 numbers are in the ratio 4:180. 180. Sum of these 2 numbers. अरे बाप रे, 180 सर ऑप्शन। सही है, बहुत सही। Numbers are in the ratio 4:5. सम, देखिए एडिशनल कंडीशन की बात हम लोगों ने की थी कि रेशियो दिया हुआ एक्चुअल नंबर निकालने के लिए एक एडिशनल कंडीशन की जरूरत पड़ती है। तो एडिशनल कंडीशन ये दिया हुआ है कि 27 हो रहा है सम, तो 9 यूनिट 27 है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे पता चलेगा, राइट? 9 यूनिट 27 है तो बेसिकली अगर आप ज्यादा चाहिए तो ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम चाहिए तो कम करना पड़ेगा। तो 1 यूनिट तुरंत निकाल लो 3, और प्रोडक्ट पूछ रहा है तो पहले 4 यूनिट निकाल लोगे आप, कितना आ जाएगा? 12। 5 यूनिट कितना आ जाएगा? 15। आंसर आ जाएगा 180। मल्टीप्लाई करना था, प्रोडक्ट पूछ रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये बैग वाले क्वेश्चंस एक साथ लेंगे, डोंट वरी। अभी थोड़ा सा मैं आगे के क्वेश्चंस लूं, बैग वाले क्वेश्चंस एक साथ ही लेंगे। अभी इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े ले लूं। ये थोड़े अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन जो अपीयर होते हैं वो मैं एक साथ लेकर के आ गया हूँ। थोड़ा ज्यादा इजी ही है, टफ नहीं है, फंडामेंटल है, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। ओके, ये क्या कह रहा है? 2 numbers are in the ratio, गिवन है कंडीशन 1, लार्जर नंबर इज 9 more than the smaller number, सेकंड नंबर कंडीशन। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन लार्जर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर। ओके, रिमाइंडर निकालना है, 2 चीजें दी है, रिमाइंडर निकालना है। कैसे करेंगे? 4:7, फर्स्ट नंबर इज 9 more than the smaller number। क्या करोगे? एग्जाम अप्रोच समझो। ये कोई ऐसा कोई साइंटिफिक या फिर एकदम ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, जिसमें हम लोग एकदम मेथोडिकल अप्रोच नहीं है। अप्रोच अपने को ऐसा लगाना है कि नंबर्स का रेशियो है 4:7, उनके बीच का गैप है 9। तो ये जो गैप दिख रहा है आपको 3 यूनिट, यही ना गैप, ये स्केल हुआ। एक्चुअल स्केल में आपको एक कंडीशन 9 है आंसर। हाँ, 3 यूनिट 9 है, ठीक है। वेरी गुड, 9 इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 यूनिट 9 है तो हाँ, 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मन में चलना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अभी बोल रहा है स्मॉलर डिवाइड्स द ग्रेटर नंबर, तब रिमाइंडर क्या होगा? तो ये रेशियो के टर्म्स में डिवाइड कर लो एक बार, तो रिमाइंडर इज 3। अच्छा, लेकिन रियल स्केल में 1 यूनिट तो 3 के बराबर होता है, तो 3 यूनिट 9 के बराबर होगा। बोलो भाई, क्लियर? सही है, 1 यूनिट 9 के बराबर होगा, ठीक है ना। डायरेक्टली डिवाइड कर लिया। अब इसको, अब आप 4 से मल्टीप्लाई करते 12 आता, 3 7 को मल्टीप्लाई करो 21 आता, फिर 12 और 21। छोटा क्वेश्चन है लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, रेशियो में ही कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। वेल, क्वेश्चन इज डन। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 25। इनकम ऑफ ABC 3 रेशियो दिया हुआ है 2, 9, 11। इनकम ऑफ B इज 280 मोर देन दैट ऑफ A। हाँ जी, A का है, B का है, C का है। B का 280 ज्यादा है, तो पूछ रहा है C की इनकम बताइए। बताइए भाई, व्हाट आंसर? सर ए। A, और देख लें, शालिनी ने कहा A। सर 440। करेक्ट।
440 इज द राइट आंसर। सभी को क्लियर है? देखो बना लिया होगा आप लोगों ने। अभी मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा अपन आइडियली समझते हैं कि एग्जाम का अप्रोच क्या होता है। देखो एक अप्रोच तो ये है कि मेरे को पूछ रहा फाइंड द इनकम ऑफ सी 11 है, 11 पार्ट है ना, तो जो भी होना है मल्टीपल ऑफ 11 ही होना है। बी आ गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन, यहीं पर खत्म हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये तो एक तरीका है। मतलब आप देखो कि देखो जब भी 2 यूनिट है, 9 यूनिट है और 11 यूनिट है, तो जो भी पहला पार्ट होगा ना वो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, दूसरा पार्ट होगा 9 से डिवाइड होगा, तीसरा पार्ट 11 से डिवाइड होगा। प्रैक्टिकली ये समझना जरूरी है। पहला दूसरा तीसरा पार्ट जो भी है वो 2, 9 और 11 से डिवाइड, 2, 9 और 11 से डिवाइड होना है। सही है? तो ऑप्शन से आप देख लो कि भाई मल्टीपल क्या है वगैरह वगैरह। डिफरेंस वगैरह पूछता, मान लो ए और सी का डिफरेंस वगैरह पूछता, तो आप क्या देखते बताओ? ए और सी का डिफरेंस पूछता तो क्या देखते? 9 भाई 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो मान लो बी और सी का डिफरेंस पूछता, तब आप क्या देखते? 2 का। बी और सी का पूछता तो सॉरी हो गया, ठीक है, इतना तो समझ में आई गया है। तीनों का सम पूछता मान लो, तो वो किससे डिवाइड होता? 22 से डिवाइड होता। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रेशो में हमेशा देखनी है एक बार, ताकि आप छोटे मोटे एग्जाम में तो एटलीस्ट निपटाई दो फटाफट जो भी है। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर। तो 440 इज द आंसर। एनीवे ट्रेडिशनल मेथड भी मैं एक बार शेयर कर लेता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ए और बी का डिफरेंस जो है मोर देन दैट ऑफ ए, ये इंपॉर्टेंट लाइन होती है, हमेशा याद रखना। ए से कितना ज्यादा है? 280 ज्यादा है। तो ए से तो ये भाई 7 ज्यादा है, तो 7 यूनिट ही 280 के बराबर है। जैसे 7 यूनिट 280 हो तो 1 यूनिट 40 हो गया। पूछ रहा है 11 यूनिट। आप कई बार बच्चे क्या है जो 9वीं 10वीं में पढ़े रहते हैं, 2 यूनिट भी निकालेंगे 9। अरे भाई जो निकालना है वही बात बताओ। 11 यूनिट पूछ रहा है। 11 यूनिट कितना है? 440। भाई होता है ऐसा, ठीक है, मैं तो ऑफलाइन वाला हूँ तो मुझे पता है सब लोग करते हैं, 2 यूनिट भी निकालते हैं, 9 यूनिट भी निकालते हैं। भाई जो क्वेश्चन है वो इशू क्या है, क्वेश्चन में जो पूछा है वही इशू है, उसी इशू को डायरेक्टली डील करो। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, डायरेक्टली अटैक द प्रॉब्लम, डोंट गो राउंड अबाउट, सरकमवेंटिंग नहीं करनी है। ठीक है, बीटिंग अबाउट द बुश, ये वाली चीजें नहीं करनी है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू में भी ध्यान में रखेंगे अपन। ग्रुप डिस्कशन में भी ऐसा होता है कि टॉपिक कुछ और मिला और हम लोग इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। भाई मेन मुद्दा जो है उस पर डील करें, फोकस करें। वैसे पर्सनल रिलेशनशिप में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखें बैग वाले में ही आ जाएं क्या? अभी बैग वाला रहने देते थोड़ी देर के लिए। थोड़ा ये 1 मैन एड्स वगैरह ये सब करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बहुत आता है एग्जाम वगैरह में। आसान क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, धीरे से टफ भी करेंगे, कैट का भी क्वेश्चन लेंगे। 1 man adds 5 liter of water to 15 liter milk and another lad 6 liter of water to 12 liter milk. What is the ratio of strength of the milk of the two mixture? ठीक है, just give it a try, give it a try and tell me. एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहूंगा आपको, पहले इसको ट्राई कर लो आप एक बार। सर ए है क्या आंसर? ए, ऑलराइट, दैट्स द राइट आंसर आई गेस। मैं एक चीज समझाता हूं स्ट्रेंथ वगैरह के बारे में, बेसिक आइडिया। ओके, प्लीज नोट डाउन व्हाट इज स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन। स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन, ये जो भी होता है ना, स्ट्रेंथ भी होता है आउट ऑफ टोटल, प्रैक्टिकली आउट ऑफ टोटल होता है। कॉन्सेंट्रेशन भी आउट ऑफ टोटल ही होता है, आउट ऑफ टोटल। अब जैसे कि मैंने बोला किसी क्लास में नंबर ऑफ बॉयज इज 5 एंड दूसरी क्लास में, एक दूसरी क्लास है, दिस इज क्लास 1 एंड दिस इज क्लास 2।
नंबर ऑफ बॉयज यहाँ 5 है और यहाँ मैंने बोला 8। मैं बोलूंगा आपको कि भाई बताइए नंबर ऑफ बॉयज 5 है, 8 है, एक क्लास में 5 है, एक क्लास में 8 है, तो मैं पूछूंगा आपसे बॉयज की स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? किसकी स्ट्रेंथ, किस पर्टिकुलर क्लास में बॉयज की स्ट्रेंथ ज्यादा है? क्या बोलोगे? किस पर्टिकुलर 1 में कि 2 में? बताइए। 2 में। 2 में। आप बोल रहे हो 2 में? नहीं, बता नहीं सकते हम लोग जब तक कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना पता हो। ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 हैं, इस पर्टिकुलर क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 हैं। ठीक है, तो बेसिकली हाफ हो गया, मतलब 50% हो गए बच्चे लड़के, और यहाँ पर लड़के तो बहुत कम है। 8/500, ये 4 से 2 टाइम जाएगा, 4 से 125 टाइम जाएगा, तो ये तो परसेंटेज निकाल भी लोगे, कितना परसेंट है निकाल लो। 100 से 4 बार में, 25 से 5 बार में, 8/5 यानी कि 1% भाई। स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन जो भी है वो हमेशा आउट ऑफ टोटल ही होता है, राइट? आप एब्सोल्यूट वैल्यू थोड़ी नहीं है। स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि टोटल कितने बच्चे हैं, उसमें वॉइस कितने हैं, वो स्ट्रेंथ होती है। आई होप दिस इज क्लियर। स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन इज आउट ऑफ टोटल। आई होप क्लियर है, सही है? बोलो। यस सर। जैसे कि, और इसको हमेशा या तो आप फ्रैक्शन में लिख लो या तो आप परसेंटेज में लिख लो। आप चाहो तो रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि इस एग्जांपल में देख लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में करना है, बॉयज का फ्रैक्शन है 1/2। ठीक, बॉयज का परसेंटेज है इतना, और बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना होगा पता है आपको? 1:2। नो बेटा, 1:1। 1:1। ये इंपॉर्टेंट है, ये फंस जाते हैं अपन कई बार, इस चीज को याद रखेंगे। रेशियो क्या है बॉयज और गर्ल्स का? देख रहे हो आप, 1:1 है भाई। 1/2 बॉयज हैं और 1/2 गर्ल्स हैं। 1:1, क्या ये चीज समझ में? यस सर। ओके सर। रेशियो मान लो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मान लो 2:3 दिया हुआ, आपको पूछ रहा है बॉयज का परसेंटेज कितना है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि 2/3 into 100, दैट्स रॉन्ग, राइट? 2/5 into 100, दैट मीन्स बॉयज आर 40%। तो रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं स्ट्रेंथ को, इस चीज को याद रखेंगे, राइट? रेशियो में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट दैट्स डिफरेंट, समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। वी हैड डेल्ट विद इट। हम लोगों ने इसके ऊपर डील किया था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है ना? बोलिए क्लियर है? स्ट्रेंथ का मतलब या कॉन्सेंट्रेशन का मतलब? स्ट्रेंथ नॉर्मली बॉयज गर्ल्स का पूछता है, कॉन्सेंट्रेशन किसी लिक्विड का पूछता है, लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन। तो स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, किसी भी चीज का स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम लोगों को रेफरेंस लेना पड़ता है, राइट? रेफरेंस क्वांटिटी लेनी पड़ती है, इस चीज को याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर रेफरेंस लेना, बॉयज के रेफरेंस में कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है? गर्ल्स के रेफरेंस में भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, जैसे कि मतलब गर्ल्स के रेफरेंस में भी स्ट्रेंथ हो सकता है। टॉक अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, तो मिल्क वाटर का सॉल्यूशन है, ठीक है? तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, मिल्क वाटर, एक मिनट इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मिल्क वाटर का कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, 2:3 मिल्क और वाटर का रेशियो है। हाँ, तो मिल्क का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 2/5। ठीक, वाटर का वेल कॉन्सेंट्रेशन नहीं बोल सकते, वाटर को हमेशा हम लोग डाइल्यूशन ही बोलेंगे। तो उसका डाइल्यूशन लेवल परसेंटेज कितना? डाइल्यूशन परसेंटेज 3/5, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। तो जब भी स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है, दैट्स आउट ऑफ टोटल। किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछो भाई, ठीक है? ओके, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। यस सर। यस सर। ओके, यस, अभी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हुआ। एक मिनट। हाँ, व्हाट इज हैपनिंग? अभी ठीक है। हाँ, 1 man adds 5 liter of water to 15 liter of milk, ठीक है? 5 liter of water, 15 liter of milk, and another मतलब दूसरा आदमी 6 liter of water to 12 liter of milk. What is the ratio of strength of the milk in the two mixture? Strength of milk बोल रहा है। मिल्क कितना है यहाँ पर? 15 आउट ऑफ टोटल 20 20 is to 12 आउट ऑफ टोटल 80
18 कैंसिल वगैरह कर लो आप, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 6 से ये 3 बार 2 बार में जाएगा, 6 से 3 बार में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, ऐसा कुछ ऐसा लिखते हैं 9:8। बोलो क्लियर। 3 into 3 इधर हमेशा पहले लेफ्ट वाला लिखूंगे, A:B और C:D है, तो AD:BC का रेशियो सही है, ऐसा लिखते हैं हमेशा, याद रखेंगे। ठीक, ऐसा मत लिख देना कि BC पहले लिख दिया फिर AD बाद में लिख दिया, ऐसा नहीं। रेशियो में हमेशा ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ पर मैंने 9:8 लिखा, यहाँ तक तो सही है, सभी को क्लियर है। कई लोगों को मान लो अगर आपको समझ में नहीं आया बच्चों, तो ये देखो, ये कर सकते हो आप, ठीक है, ये कर लोगे। अभी नीचे वाली चीज को गायब करते हैं, रेशियो में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी चीज को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशियोज। पढ़ा था परसों अगर याद, इक्विवेलेंट रेशियोज बोलते हैं। हाँ, तो ये इन दोनों को गायब करने के लिए इनका एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इधर लिख देते हैं, 12 इधर लिख देते हैं। ये 3 टाइम्स चला गया, ये 4 टाइम्स चला गया, तो 9:8 आ जाता है। ठीक, क्लियर। जो चाहो कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग सबकी होनी चाहिए, राइट। आप यू कैन नॉट बी ब्लाइंड टू द कंसेप्ट्स और द बेसिक्स। मतलब सर हमको एक ही चीज बताओ, हमको डर लगता है दूसरी। एक बार हम बता दीजिए। एक मिनट क्या बोल रहे हो बेटा, कौन क्या बोल रहे हो? The same question, sir. Once more, can you repeat? Yes, of course. 5 liter of water, 15 liter of milk. What's the question? Question is, what's the ratio of strength of milk? That's the key agenda. Strength of milk का रेशियो निकालना है। अब भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि strength of milk is out of total. 15 मिल्क है, पहला एक मिल्क मैन है वो दूसरे बर्तन में बना रहा है, दूसरा मिल्क मैन दूसरे बर्तन में बना रहा है, ठीक है। पहला वाला क्या करता है, 15 लीटर ऑफ मिल्क में 5 लीटर वाटर ऐड कर रहा है, और दूसरा वाला मिल्क मैन क्या करता है, 12 लीटर मिल्क में 6 लीटर वाटर ऐड कर रहा है। तो पहला वाला 15 लीटर मिल्क है, टोटल 20 में से 15 मिल्क है, तो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क, राइट। इस टू टोटल में 12 लीटर मिल्क है, टोटल 18 लीटर का आपका सॉल्यूशन है, तो स्ट्रेंथ यही हो गई। इसी को सिंपली सॉल्व करना है 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में। अब इसको सॉल्व करने का अपन 2 तरीका ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 3 into 3 9 लिखो पहले, और उसके बाद फिर 4 into 2 8 लिख दो। एक तरीका ये है, ठीक है, ये मैथमेटिकल तरीका है। फंडामेंटली ये होता है कि 3/4 is 2/3 है, तो आप नीचे वाली चीज को एलिमिनेट करना है तो हमेशा नीचे वाली चीज को एलिमिनेट करते हैं। इसमें स्पेशली अरिथमेटिक में, इन अ लॉट ऑफ केसेस वी एब्सोल्युटली डिटेस्ट दीज थिंग्स। बेसिकली कोई समझ में नहीं आता ना 3/4 2:3 रेशियो क्या है एक्चुअली, ठीक। तो आप इसको नीचे वाली चीज को गायब करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, फॉर दैट मैटर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ताकि ये गायब हो जाए किसी भी चीज से, राइट। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स। हाँ, तो ये 9 हुआ और ये 8 हुआ। अब मैंने ये भी बोला कि ये समझ में आ गया सभी, अभी समझ में आ गया बेटा? यस, इज इट क्लियर टू? Yes, sir. या साक्षी, प्लीज मतलब नाम बता दिया करो, अदरवाइज आई। Sakshi Yadav. Yes, Sakshi. Yeah. So is it clear? And it is also clear. मैंने ये कहा कि 3/4 is 2/3 है। मैंने 12 से मल्टीप्लाई करना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो। The primary agenda is to eliminate the denominators. आप किसी से मल्टीप्लाई कर लो, 120 से मल्टीप्लाई कर लो, 120 से हो ही जाएगा गायब। तो ये कितना आ जाता है आपका 30, और ये कितना आ जाता है 40, तो ये हो जाता है 90, और ये हो जाता है 80। ऑलराइट, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर आप एलसीएम से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, तो बुलाना पड़ेगा। तो 9:8 इज द आंसर, राइट। दैट्स व्हाई एलसीएम इज इंपॉर्टेंट। Is it clear? Is it? Yes, sir. Yes, sir. Let's move on to the next one. Be quick. Sir, C. 25 is Sir, C. Everybody is right. 25:24 is the right answer. So again, one man adds 2 liter of water to 10 liter milk, another 3 liter water to 12 liter milk. What is the ratio of? पढ़ लें क्वेश्चन ध्यान से। Strength of milk 10 out of total 12 and 12 out of total 15. We want to eliminate these. What is the LCM? और थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप। 5 से 2 से 5 टाइम्स
2 से 6 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स। हाँ तो ऐसा कर लो 25:24, whatever you want, right? Answer is 25:24. I hope clear. All right. Clear? Clear? Yes, sir. Great. Okay. I think it's in 2 pages. Clear है सभी को, दिख रहा है ना? हाँ, 2 vessel contains equal quantity of milk and water in the ratio 3:2 and 4:1. Both the mixture are now mixed thoroughly. Find the ratio of milk to water in the new mixture so obtains. 2 vessels contain equal quantity. That's important thing. Equal quantity, whenever equal quantity mentioned हो रहा है, आप 1:1 का रेशियो मानोगे, ठीक है? इक्वल क्वांटिटी का मतलब 1:1, समझ में आ गया? 1:1 मतलब इक्वल क्वांटिटी, गॉट इट? वेसल्स अलग अलग है, 1:1 का रेशियो है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो ये है। फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इतना ही बताओ मेरे को कि इसमें मिल्क का स्ट्रेंथ कितना है, इसमें मिल्क का स्ट्रेंथ कितना, परसेंटेज में बताइएगा, जल्दी बताइए, बस ऐसे ही बताओ। सर 60 और 80। इसमें 60% है और इसमें 80%। यस। फाइंड द रेशियो। आंसर बी है क्या? यस, आंसर बी है। आंसर बी है। लेट मी सी। देखो Yes. कई तरीकों से बना सकते हैं इसको, सुनना पहले ध्यान से। पहले तो आपने रेशियो ऑफ मिल्क का स्ट्रेंथ का रेशियो निकाल लिया, राइट? तो यहाँ पर 60% है, यहाँ पर 80% है, ये तो क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। 7:3 बोल रहे हो ना आप आंसर? Yes, sir. ओके। बोथ द मिक्सचर्स आर नाउ मिक्स्ड थॉरली, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब आप ये देखो, ये 3 यूनिट मिल्क और 2 यूनिट, फॉर एवरी 3 यूनिट्स ऑफ मिल्क देयर आर 2 यूनिट्स ऑफ वाटर, and that unit can be liter, that unit can be milliliter, that unit can be gallon, कुछ भी हो सकता है, राइट? बट ये पता है कि रेशियो मिल्क और वाटर का कितना है, 3:2, मतलब हर 3 पार्ट ऑफ मिल्क के लिए 2 पार्ट ऑफ वाटर है। वैसे ये हर 4 पार्ट ऑफ मिल्क के लिए 1 पार्ट ऑफ वाटर है। इज दिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? इज दिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर? ये तो क्लियर था हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंपैरिजन। तो टोटल अगर मैं इसको देखूं तो 5 यूनिट मान लूं, 5 लीटर मिलीलीटर जो मानना मान लो, ये भी 5 यूनिट ही है। आर दीज टू सेम? 5 यूनिट इधर, 5 यूनिट से इधर भी। अगर ये दोनों सेम हैं, 5 यूनिट इधर भी है, 5 यूनिट इधर भी है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं अपन 7 यूनिट, और इन दोनों को ऐड कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, जिसको हम लोग एंटेसिडेंट एंड कंसीक्वेंट बोलते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ऐड करेंगे तो 3 और 4 7 होता है, 2 और 1 3 होता है। तो आंसर इज दिस। इज दिस करेक्ट? इज दिस करेक्ट? Yes, sir. यहीं से मैं स्कीम बताता हूँ, यहाँ पर एक स्कीम बताऊंगा, सुनना ध्यान से। आप ऐसा लिखोगे, मिल्क वाटर लिखोगे हमेशा, ये मैं आपको ये टाइम स्पीड डिस्टेंस और हर जगह बताऊंगा ये स्कीम। ये मिक्सचर 1 है और ये मिक्सचर 2 है, ऐसा लिख लेना। यहाँ 3:2 लिख लेना, यहाँ पर भी, यहाँ पर 4:1 लिख लेना, ठीक है? ऐसा लिख लो आप। अच्छा, इक्वल क्वांटिटी मतलब 1:1 का रेशियो। तो पहले इन दोनों का सम करते हैं, 5 यूनिट ये आया, इन दोनों का सम करते 5 यूनिट ये लाया। अब ये यूनिट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आई डोंट नो लीटर है मिलीलीटर है, इसमें आई डोंट नो, दोनों सेम है। सो वी कैन डायरेक्टली ऐड दिस टू 7 एंड वी कैन डायरेक्टली ऐड दिस टू 3। इज इट नाउ क्लियर गाइस? अच्छे से क्लियर है स्कीम? सर जो आप परसेंट वाला बता रहे थे उसका क्या था? बस मैंने वो जनरल नॉलेज के लिए पूछा था, तुम्हारा स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ के लिए पूछा था और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? ठीक है। सर अगर ऐड करके सेम नहीं आए तो क्या करेंगे? हाँ तो वही तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, उसी में तो आएंगे। जस्ट अ मिनट। ऐड करके सेम नहीं आया तो क्या करेंगे, वही तो आगे डिस्कस करना हम लोगों को। ठीक है, अभी फिलहाल सेम आ रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं। सेम आ रहा है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आंसर विजिबली बताओ। 7:11। अरे बाप रे, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते भी नहीं हो क्या? ऐसा मत किया करो। 7:11 बड़ा आदत बनाओ, क्वेश्चन पढ़ने की ना आदत बनाओ। ठीक है,
क्वेश्चन कितना भी इजी हो, चाहे कितना क्वेश्चन भी डिफिकल्ट, डोंट अज्यूम। ये तुम्हारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। एजम्पशन वाला जो है ना, बहुत नुकसानदायक। ठीक है, पेशेंस रखो, बी पेशेंट, रीड क्वेश्चंस, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, राइट। नहीं तो आप 2-4 नंबर ऐसे ही गवा देते हो इसी चक्कर में। एज्यूम करके चले तो ना यही होगा क्वेश्चन। पढ़ लो क्वेश्चन में, क्या दिक्कत क्या है, इतना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, 4 लाइन पढ़ने में क्या दिक्कत है। 2 वेसल कंटेन इक्वल क्वांटिटी, सुनना ध्यान से जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ, इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:7 and 7:4। ऑलवेज आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। इक्वल क्वांटिटी 1:1 गिवन, 2:7 5:4 रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर गिवन। नाउ मिक्स थरली, नॉट इंपॉर्टेंट, मिक्स कर दिए, थरली बोलने की जरूरत नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर न्यू मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड। तो ठीक है, आंसर तो आपका आ ही गया, क्योंकि ये भी 9 यूनिट है टोटल और ये भी 9 यूनिट दिख रहा है टोटल। क्या ये क्लियर है? क्लियर है? मिल्क लिखो, वाटर लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 2 लिखो, 7 लिखो, 5 लिखो, 4 लिखो, 9 है, 9 है, सेम है। डायरेक्टली ऐड कर दोगे 7:11, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, चलिए 17 into 70:11। चलिए, अभी ये सेम नहीं वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। सर क्वेश्चन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सर डी। चलिए चेक करेंगे। ऑप्शन डी लग रहा है। सर डी। लग रहा है नहीं होता बेटा, यहाँ सही या गलत होता है। ठीक है, सही या गलत, ए इज द राइट आंसर। आई गेस, आई डोंट नो, आंसर मेरे को पता नहीं है, याद हो रहा है उसके हिसाब से। तो रुक जा, मैं सर चेक। ये भी तो इक्वल क्वांटिटी है, तो एक कैसे हुआ? अभी सर यूनिट इक्वल नहीं है ना, एक का 14 और एक का 7 है। 7 डबल कर। अरे अरे अरे, टीचर मैं हूँ इधर, टीचर मैं हूँ। ठीक है, आई एम दी बॉस, तो मैं ही समझाऊंगा, तुम लोग नहीं लोगे क्रेडिट। ठीक है, अब मैं नहीं समझा पाऊंगा तो बोलूंगा तुम लोग को समझाने के लिए। देखो, 2 वेसल कंटेन इक्वल क्वांटिटी 1:1 का तो रेशियो है, ये सही है। क्लियर है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर इन द रेशियो 9:5 and 4:3। अच्छा, ये मिल्क लिखता हूँ यहाँ पर, वाटर लिखता हूँ, प्यार मोहब्बत से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इतना हड़बड़ी नहीं है। काहे इतना घबरा रहे हो, काहे हो तधीर। ये कितना हो गया, 9:5 लिख दो ना आराम से, और ये लिख दो 4:3। लिख दिया। ओके, अभी इक्वल क्वांटिटी बोल रहा है, थरली मिक्स कर रहे हैं, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ही पूछ रहा है। चलो, इसको देखो तो 14 यूनिट आ रहा है, इसको देखो तो 7 यूनिट आ रहा है। अभी ठीक, क्लियर है? लेकिन बोलता तो इक्वल क्वांटिटी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? इक्वल दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। या तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह, या तो इसको डबल कर दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। या फिर 14 और 7 का एलसीएम वाले फंडे के हिसाब से सोच लो आप। इंटू 2 इधर कर दिया, इंटू 2 इधर कर दिया, हाँ तो हो गया ना 14 बराबर। अब ऐड कर दो, बराबर नहीं था तो बराबर करके ऐड कर दिया, रेशियो की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी यूज करके, इक्विवेलेंट रेशियो। तो इधर आ गया आपका 17 और इधर आ गया आपका 11। अभी क्लियर है क्या जिसको क्लियर नहीं था? यस सर। अभी क्लियर है। तो ये होता है, हम लोगों को सेम करना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये आया आपका अगला क्वेश्चन। देखो, कोई फॉर्मूला वगैरह कभी यूज नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, कोई फॉर्मूला नहीं, देख के डरने की जरूरत नहीं, हम लोग बेसिक नंबर से ही कर ले रहे हैं, एक्स वाई कुछ नहीं। 2 वेसल कंटेन बनाइए। बताइए क्या आंसर आया? So 58:77. All right, Shalini, very good. The contents of 2 vessels containing water and milk.
mind the order water and milk in the ratio 2:3, 4:5. water milk का ratio है, this is important. All right, ratio is 1:2. Okay, the resulting mixture will have water and milk in the ratio. Individual water and milk लिखना पड़ेगा, यहाँ पर part A लिखना पड़ेगा, यहाँ पर part B, vessel A, vessel B. water milk 2:3, water milk 4:5. now they are mixed in the ratio 1:2. देखो कंडीशंस क्या दी हुई, रेशियो दिया हुआ है और उनका किस रेशियो में इन दोनों बर्तनों को मिला रहे हैं, वेसल्स को मिला रहे हैं, वो दिया हुआ है. तो अगर मैं 1:2 के रेशियो मिला रहे हैं, पहले मैं इन दोनों को ना देखता हूं कि ये क्या है, 5 है ना, और ये कितना यूनिट है, 9 यूनिट है. सही है, बोलो सब लोग यस बोलो. 5 यूनिट 9 यूनिट. यस Yes, sir. 1:2 के रेशियो बनाना है 2:3 के रेशियो. वेरी गुड. 1:2 बनाओ या 2:3 बनाओ या 5:7, जो भी बनाना है, पहले तो भैया इसको 1:1 के रेशियो में लेकर के आना है. उसके बाद ही हम लोग जो भी करना करेंगे. क्या ये क्लियर है? जिस भी रेशियो में लगाना है. अभी 1:1 में तो पहले था, इससे पहले वाले एग्जांपल्स में था. अभी 1:1 के रेशियो में नहीं है, तो लाओ 1:1 में. 5 और 9 कैल्शियम कितना हुआ? 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से 45. मल्टीप्लाई करेंगे. 45. तो यहां पर मैं इसको 9 से कर लेता हूं. 45 हो गया. जब ये ओवरऑल जब 9 से हुआ तो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स भी तो 9 टाइम्स हो जाएंगे. Yes, sir. और ओवरऑल जब 5 टाइम्स करोगे तो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स भी 5 टाइम्स हो जाएंगे. भाई अभी क्या हुआ है, लेकिन अभी हुआ क्या है, अभी तो सेम हुए ना 1:1 का रेशियो. मेरे को रेशियो क्या लाना है, 1:2. तो इसको 2 से करना पड़ेगा, तभी तो 1:2 होगा. जब इसको 2 से करोगे तो ओवरऑल जब 2 से बढ़ गया, 2 से स्केल अप हो गया, तो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स भी स्केल अप हो जाएंगे. इसको आप ऐसा सोचा करो, जो एक मॉडल होता है, प्रोटोटाइप देखा है कभी बिल्डिंग का? नहीं, किसी कारखाने का या किसी प्रोजेक्ट का जो मॉडल होता है, किसी भी चीज का Yes, sir, yes, मॉडल sir. होता है, जो प्रोटोटाइप होता है, जो कि आजकल 3D प्रिंटर से निकल जाता है बाय द वे, वो स्केल डाउन रहती है चीजें, राइट? ठीक है. अब ऐसा तो नहीं है कि भाई उसमें जो लॉन बना हुआ है उसका साइज आपने बढ़ा दिया लेकिन बिल्डिंग का साइज उतना ही रहा. नहीं, लॉन जिस रेशियो में फैला हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, उसी रेशियो में बिल्डिंग भी एक्सपैंड होगा, राइट? या स्केल डाउन. तो बेसिकली अगर ओवरऑल स्केल डाउन होता है तो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स भी उसी रेशियो में स्केल डाउन होते हैं. और ओवरऑल जब स्केल अप होता है तो इंडिविजुअल रेशियो, इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट जो भी उसपे जिस चीजों से वो बना हुआ है, वो स्केल अप होता है या डाउन होता है एज पर. इसी को बोलते हैं बीइंग इन प्रोपोर्शनल. इसी को बोलते हैं बीइंग इन प्रोपोर्शनल. और यही कंसेप्ट पूरा का पूरा सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट है. समझ में आ गया? सिमिलर ट्रायंगल क्या है? छोटा ट्रायंगल, एक सेम शेप, बड़ा ट्रायंगल सेम शेप, दोनों सिमिलर है, साइज अलग अलग है लेकिन सिमिलर है. तो वो स्केल रेशियो. क्या रेशियो का एक प्रैक्टिकल आइडिया समझ में आया सभी को? रेशियो क्या होता है एक्चुअली? हो गया वैसे क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा ओवर हो चुका है. ये 18 और ये कितना है, 20 × 2 40, 58 पहला वाला पार्ट आना चाहिए. एक ही में है, खत्म हो गया, आगे नहीं कर रहे हैं अपन. ये 18 हो गया और ये 40 हो गया. 58 देखो पहले वाले पार्ट में, एक पार्ट में ही है, खत्म हो गया क्वेश्चन. वैसे इसको कर ही लेते हैं 27 अभी, और इसको 5 50. 27 और 50 जो ऐड करोगे ना, मिल्क मिल्क जुड़ जाता है, वाटर वाटर जुड़ जाता है. ठीक है, तो आंसर आ जाता है हमारा 58:77. अच्छे से क्लियर हुआ सभी को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर हो गया सभी को? अच्छे बोलिए. यस सर. बोलिए. सर वो तो 40:50 हुआ ना, तो अब अच्छा, हाँ कुछ नहीं. ऐड करना था बेटा, ऐड करना. चलो आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ जाते हैं. ये लो, मैं बढ़ गया आगे. अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23. So C, 167:148. 167:148. Yeah, seems to be the correct answer. Yeah, everybody will solve it, right? I'm not going to solve it. You'll have to solve it.
Everybody of you, those of you are attending. Everybody will utter the answer. Nobody will remain silent. Everybody will speak out. Answer आ गया सर, जो भी आंसर आ रहा है A, B, C, D. C. So C. C. Yeah. Each of you have got the answer, guys. Each of you. Yes, sir. Yes, sir. Great. Each of you, right? I'm assuming that each of you have got the answer. Now, फिर भी देख लेते हैं एक बार. Yes, sir. The contents of two vessels containing water and milk are in the. मैं क्यों पढ़ता हूँ ऐसा पता है आप लोगों को? I know the answer, I know the question, but why do I read? ताकि आप मुझसे कुछ इंस्पिरेशन लेके कुछ सीख सको. ठीक है? ठीक है ना भाई? समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है. Taken for granted नहीं लेना किसी भी चीज को. पढ़ता हूँ एक बार. The contents of two vessels containing water and milk in the ratio of 3:4 and 5:4 are mixed in the ratio of 1:4. Okay. Contents of milk and water की water and milk, remember it. Water and milk 1:4. Water and milk ही पूछ रहा है. जो गिवन है वही पूछ रहा है. Water milk दिया हुआ है A और B में, और water milk पूछ भी रहा है. 3:4 इधर है, 5:4 इधर है. मेरे को रेशियो में मिलाना है 1:4 के, बट पहले मैं देख लेता हूं कि 1:4 के रेशियो में है क्या. अभी किस रेशियो में है वो देख लेते हैं. 7 है और ये 9 है. चलो मान के चलते हैं ये 7 है, तो मैं एक काम करता हूं, सेम करना पड़ेगा. पहले तो इसको 9 से मल्टीप्लाई, जब इधर 9 से तो इधर भी 9 से, इधर भी 9 से, इधर 7 से तो इधर भी 7 से, और इधर भी 7 से. अब ये रेशियो सेम हुआ है, लेकिन मेरे को 1:4 चाहिए. अभी मेरे को क्या चाहिए? 1:4. तो मैं एक काम करूंगा, इंटू 1 इधर कर दूंगा, इंटू 4 इधर कर देता हूँ. तो इंटू 1 इधर होगा, इंटू 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा. इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स विल ऐड अप. तो ये हो गया 27 और ये हो गया 28 × 4. कितना होता है भाई साहब? 28 × 4 140. 140. 28 का डबल 112. 112 है ना? 112 होता है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 112. 112 प्लस 27 नहीं है? 140. 112 प्लस 47 कितना हो रहा है? वाटर एंड मिल्क बोल रहा है ना? सर वो आइटम से 167. सर वो 140 होगा करके 140 होगा. अच्छा अच्छा अच्छा. 5 4 35 × 4 140 प्लस 27 140 प्लस 27 167. 167. ये तो गया. इन दोनों में से कोई एक है. इसका मतलब फाइनली भी निकालना पड़ेगा. तो ये हो गया 36 प्लस 112 148. 148. ठीक है. ऑप्शन सी. Okay. So that's the answer. Yeah, see. I hope everybody is clear with this. Okay. Clear है सभी को ये? Yes, बढ़ sir. जाते हैं आगे. Yes, sir. आगे बढ़ जाते हैं. ये सब रेशियो वाले क्वेश्चन हो गए. अभी थोड़े अपन बैग वाले क्वेश्चन उठा लेते हैं. बैग वाले क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, और समझो जितना समझ सकते हो उतना, और सॉल्व भी करो. आंसर बताओ. ऑप्शन ए. सर ए होगा क्या? A. Option A. That's absolutely the right answer. Okay. Now, a bag contains 1 rupee 50 paise and 25 paise coin in the ratio 579. Numbers का ratio है. If the total amount in the bag is 430, मतलब सबको count किए, सब सिक्कों को निकाल के count किए तो 430 और find the number of coins of each kind. So we'll go by the given condition. 1 rupee 50 paise and 25 paise गए. 1 rupee इसको can I say half paise and 1/4 paise? 1/4 rupees, 1/4 rupees. Can I say that? In the ratio 579. If the total amount in the bag is rupees 430,
वाई नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 579 है, ऑप्शन में चेक कर लेता हूँ, ये है 579 में, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर आ चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज ऑप्शंस वर गुड, राइट। इनफैक्ट ऑप्शंस गुड क्या मतलब, एक बेकार ऑप्शन है ये, कोई भी आसान से बना देगा, राइट। जिसको नहीं भी आता वो भी बना देगा, गॉट इट। ऑप्शन से ही चलेगा, बन गया, समझ में आ गया। सर और बिना ऑप्शन के अगर इसको बनाना हो तो कैसे बनाना? अरे बिल्कुल बताएंगे, तुम नहीं पूछती तो भी बताते। अभी देखो बिना ऑप्शन के बनाना है तो कैसे करना है। सबसे पहले तो आप एक बात याद रखो, बात याद रखने की क्या जरूरत है, कॉमन सेंस सभी को पता है। वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इनटू डिनोमिनेशन। टेक्निकल तो नहीं लग रहा ना, वैल्यू इज इक्वल टू नंबर इनटू डिनोमिनेशन। क्या होता है ये, देखो इधर जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 36 500 के नोट्स हैं, तो आप मेरे को बताओ मेरे पास कितने रुपीस हैं। 500 के 36 नोट्स कितने रुपीस हो गए? So 18,000. 18,000. 18,000 हो गए ना, ठीक है। तो यही तो वैल्यू है। नंबर कितना था? 36 नोट्स थे, 500 रुपए थे, 36 नोट थे, 18,000 रुपए, यही वैल्यू हो गया। तो वैल्यू इज इक्वल टू नंबर इनटू डिनोमिनेशन, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इसको इरेज कर रहा हूं। नोट कर लिया था ना आपने, वैल्यू इज इक्वल टू नंबर इनटू डिनोमिनेशन, नोट कर लिया था, नोट कर लो आप इसको, ठीक है। चलो 579 टोटल अमाउंट, टोटल वैल्यू दी है 430। डिनोमिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ। डिनोमिनेशन है कितना? 1 रुपी 50 पैसे, यानी कि हाफ रुपी लिखूं क्या सीधे सीधे? अलग अलग तो नहीं करेंगे ना, इसको 1 रुपीज मिलेंगे, 1 पैसे मिलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इसको तो हाफ रुपीज लेंगे और इसको 1/4 रुपीज लेंगे, क्लियर। ये डिनोमिनेशन है। और नंबर क्या है? रेशियो 5:7:9। अब यहां पर मैं एक्स ले लेता हूं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप बिना एक्स लिए भी कर सकते हो, मैं एक्स ले लेता हूं, बिना एक्स लिए 579 लिख सकते हो, मैंने एक्स ले लिया, ठीक। तो जो वैल्यू होगी, वैल्यू का जो रेशियो होगा ये 5 यूनिट होगा, 5x होगा कि नहीं होगा? ये 7/2x होगा कि नहीं होगा? और 9x/4 होगा कि नहीं होगा? और टोटल वैल्यू मिला करके क्या ये सब मिला करके 430 रुपीज के बराबर होंगी? इसको सॉल्व कर लेते हैं। यस सर। वैल्यू इज इक्वल टू नंबर इनटू डिनोमिनेशन, इसको सॉल्व करते हैं तो 5x, अच्छा नीचे एलसीएम ले लेते हैं 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 20x, तो यहाँ कितना जाएगा? 2 से चला जाएगा तो 8x, सही है क्या? और ये कितना 9x, सही है? कुछ गलत हुआ? Yes, sir. 4 है तो 20, और ये 2 2 ये कितना 7 है यार, ये 4 जैसा दिख रहा है, सॉरी 7 है ना वो, 7. हाँ। तो ये 14 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 14x प्लस 9x, अभी ठीक है, ये 7 है, 7 है, ठीक है। तो ये 430, ये 7 था ना भाई, ठीक है ना, ये 7 है, इस चीज को याद रखिए। हाँ तो x की वैल्यू निकाल लो आप, कितना है? 43x/4, 43x/4 इज इक्वल टू 430। ये 10 टाइम्स गया तो x का वैल्यू आ गया 40 है ना, x का वैल्यू 40 आ गया। मेरे को पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ईच काइंड। हाँ तो ये 200 हो गया, ये 280 हो गया, 360 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है इस ट्रेडिशनल बेसिक अप्रोच में? नो सर। No, sir. तो बस आपको ये याद रखना, वैल्यू इज इक्वल टू नंबर इनटू डिनोमिनेशन, ये सभी को पता है, सब नोट गिने ही हो गए आप लोग, ठीक है। सबके सब लोग गिने ही हो गए नोट वगैरह, कि नहीं गिनते हो? गिनते ही हो गए कभी ना कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करो आप। क्वेश्चन नंबर 13, जस्ट मिनट, है ना, आप बनाइए।
बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। C. Okay. Well, C is the right answer. Very good. Yes, see. थोड़ा सा मैं आपको इसमें एक स्किल डेवलपमेंट करना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन से हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप बेसिक तरीके से बना लोगे, वो मैं बताऊंगा भी। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन से बनाना चाहूँ तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे एंड 5 पैसे इन द रेशियो 1:2:3। सब पैसे में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। द वैल्यू ऑफ मनी इन द बैग इज ₹60, तो रुपीज में दिया हुआ है। देन द नंबर ऑफ 25, then the number of 25 paise coin is number of 25 paise coin. That's what we have been asked. Okay, in the ratio मतलब ये ratio of number दिया हुआ है. Is it clear to everybody? Ratio of numbers, right? Ratio of numbers दिया हुआ है, ठीक है। 1:2:3 दिया हुआ है, टोटल 60 रुपीज है। मतलब एक काम करें, 6,000 पैसे बोल दूं क्या? 6,000 पैसे है ना, ठीक है। अगर मैं 25 पैसे के, अभी देखो एक चीज समझो, कभी भी आप ऑप्शन से जा रहे हो, अगर मान लो तो 10 सबसे छोटा नंबर है, 120 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। आप कभी भी 10 और 120 से मत स्टार्ट करो। रीजन समझ में आएगा थोड़ी देर में, समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन आप ना तो 10 से स्टार्ट करो और ना ही 120 से स्टार्ट करो, ठीक है। इस चीज को समझेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको एक अलग स्किल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। 100 या 120 से स्टार्ट करते हैं। चलो 100 से स्टार्ट करते हैं भाई। 25 पैसे के 100 कॉइन्स मतलब 25 रुपीज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक है। तो 10 पैसे के 200 कॉइन्स, 10 पैसे के 200 कॉइन्स मतलब 20 रुपीज होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. भाई 10 पैसे के 200 कॉइन्स 20 रुपीज होगा यार, सही है। Yes, sir. वैसे ही अब ये इसको 300 लेना पड़ेगा, राइट। 5 पैसे के 300 कॉइन मतलब 15 रुपीज। ये कर सकते हो क्या? Yes, sir. कर सकते हो। तो क्या 60 रुपए आ रहा है? तो आंसर सही है हमारा सही है। देखो अब सुनना एक बात, यहाँ तक तो क्लियर है सबको, आ गया आंसर। सब हम 100 से स्टार्ट किए क्योंकि आंसर पता था वगैरह वगैरह। मैं ये जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये 10 रुपए है और 120 रुपए सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं करते, 20 से स्टार्ट करते हैं। होता क्या है इससे, अगर मान लो 60 रुपए से कम आता तो मैं 100 से बड़ा ऑप्शन देखता, अगर 60 रुपए से ज्यादा आता तो मैं 100 से छोटा ऑप्शन देखता। मैं सबसे छोटे सबसे बड़े से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया सर नहीं आया। एक बार फिर से समझा रहा हूँ। मान लो अपन ने जो 100 से स्टार्ट किया, जस्ट मिनट, कहाँ चला गया अपन ने जो 100 से स्टार्ट किया, 100 से स्टार्ट किया, राइट। 100 इज द मिड वैल्यू, 10 20 100 120। वी एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस, राइट, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 10 से स्टार्ट करता ओवरऑल हमारा 60 रुपीज आता, मान लो 60 रुपीज 10 से स्टार्ट करता, मान लो ये सबसे छोटी वैल्यू, इससे स्टार्ट करता, ठीक है। अगर ये सही आंसर होता तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये सही आंसर होता तो अच्छी बात, लेकिन अगर ये गलत आंसर होता तो 60 से मान लो कम आता, मतलब एक्चुअल आंसर से कम आता, 60 से कम आता, तो आप बोलते कि सर इससे बड़ा वाला ऑप्शन होना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते, ये बताओ। तो बड़े तीनों ही ऑप्शन बचे हुए, तो तीनों को चेक करना पड़ रहा है आपको, टाइम ज्यादा लग रहा है। नहीं समझ में आया, राइट। मान लो 120 से स्टार्ट करते तो वैल्यू 60 रुपीज से थोड़ी बड़ी आती, सब टैली वगैरह हो हाके, तो आपको तीनों के नीचे तीनों के तीनों ऑप्शन में टैली करना पड़ता ना भाई। Yes, sir, समझ। टाइम बचाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि सबसे छोटे से स्टार्ट मत करो। अरिथमेटिक में, अलजेब्रा में कोई दिक्कत नहीं है। अरिथमेटिक में सबसे छोटे से मत स्टार्ट करो, सबसे बड़े से मत स्टार्ट करो। इस टाइप के क्वेश्चन में आप, अब हम लोग बार बार जब करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। तो आपको 20 से स्टार्ट करना है। अगर 20 से स्टार्ट किया, मान लो आंसर सही हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो गलत हुआ तो नंबर एक्चुअल वैल्यू से छोटा आएगा या बड़ा आएगा। मान लो छोटा आया तो आप बोलोगे यार एक्चुअल वैल्यू तो बड़ी, मतलब इससे बड़ा ही ऑप्शन चेक करोगे, इसके छोटे वाले ऑप्शन तो जाएंगे बीच, उसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है फिर। तो टाइम बचाने के सेंस से मैं ये कह रहा हूँ। बोलो क्लियर है? मेरी बात क्लियर हो गई? सभी को समझ में आ गई?
ठीक है, ये बोली और समझी बात है, अभी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। अभी क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक वो फ्रेमवर्क जो दिया था, उसी फ्रेमवर्क में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अभी पैसे पैसे में ही है तो चलो पैसे में ही कर लेते हैं। तो डिनोमिनेशन लिखता हूँ, कितना है 25, 10 और 5, और ये रेशो, नंबर का रेशो दिया हुआ है 1 2, तो इसको x 2x 3x लिख लेता हूँ। तो वैल्यू जो आएगा 25x, 20x, 15x, ये वैल्यू का सम जो है टोटल 60 रुपीज है। तो 60x इज इक्वल टू 60 रुपीज है, तो भाई 6000 होगा। तो x इज इक्वल टू 100 और हमको वही निकालना था। हमारा आंसर आ चुका है। सभी को क्लियर? क्वेश्चन इजी था, ठीक है ना? अप्रोच क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन ट्राई करिए, आंसर बताइए। ट्राई करिए, आंसर बताइए। ट्विस्ट कर दिया है थोड़ा सा ही। चलिए भाई, बना किया किसी से? आंसर बताइए। चलिए देखें, किसी का भी कोई भी आंसर आया हो तो जल्दी बताओ। 1 minute more. I want you to please solve it. सर बी है क्या? हाँ बी है क्या आंसर? क्या बी? यस सर। ओके, करेक्ट आंसर बेटा, बिल्कुल सही है आदित्य। ओके, a bag contains rupee 50 paise and 25 paise coins whose values are in the proportion of 4, 5, 6. Now वैल्यू का रेशो दिया हुआ है, इससे पहले नंबर का रेशो दिया रहता था, अब वैल्यूज का रेशो दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 760। अच्छा, नंबर ये दिया हुआ है, एंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, मेरे को फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स निकालना है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है। करना क्या है, जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले को एक बार रिकंसिडर करें। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला? वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिनोमिनेशन। ठीक है, नंबर इनटू डिनोमिनेशन, सही है। इसके हिसाब से अपन चलते हैं। अभी हमारे पास वैल्यूज का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4, 5, 6, तो 4x ले लेता हूँ, 5x ले लेता हूँ और 6x ले लेता हूँ, सही है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ये दिया हुआ है, और डिनोमिनेशन जो दिया हुआ है वो दिया 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन। ठीक है, तो 1 रुपी है तो 1 ही रुपी रख लेता हूँ। 50 पैसे को मैं 1/2 कर लेता हूँ, और 25 पैसे को 1/4 कर लेता हूँ। अच्छा, एक बात 1 रुपी को 100 पैसे से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 में लेने से थोड़ा सा कैलकुलेशन आ जाएगा, जीरो वगैरह का इशू हो जाएगा। कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। तो अभी देखो v इज इक्वल टू n इंटू डी, और मेरे को तो n जो बच गया उसकी वैल्यू क्या होगी? v/d ही तो होगी ना, यहां से देखो होगी ना। तो नंबर जो होगा 4x और ये 10x हो जाएगा, बोलो, और ये 24x हो जाएगा, राइट? नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, राइट? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना दिया हुआ है बताओ? 760 दिया हुआ है।
तो कितना आ गया, 38x आ गया क्या, सही है। Yes, sir. तो x की वैल्यू 20 आ गई। पूछ क्या रहा था वैसे हमको, फाइंड द नंबर ऑफ कितने पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन तो 10x है ना, 10x है ना नंबर, 10x। ये 50 पैसे कॉइन है, यही तो 50 पैसे कॉइन। 10x इक्वल टू 200 आंसर आ गया हमारा। फॉर्मूला वही लगा है, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। बोलो क्लियर है, ठीक, सही है। 10x ही नंबर यस सर। वैल्यू अपन डिनोमिनेशन किया अपन ने। समझ में आ गई बात, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो जी अभी अगर ये क्लियर है तो ये तो हमारा हो गया फंडामेंटल। अब हम लोग आते हैं प्रपोर्शंस में। तो चलिए लिखना स्टार्ट करें प्रपोर्शंस, ठीक है। प्रपोर्शंस लेते हैं, प्रपोर्शंस। रेशो खत्म हो चुका, फंडामेंटली खत्म हुआ है। एप्लीकेशन अभी पार्टनरशिप में भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा आपको एप्लीकेशन, डोंट वरी। एप्लीकेशन कराने बैठूंगा तो फिर खत्म हो जाएगा पूरा अरिथमेटिक, ठीक है। आगे आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे इसका एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक। कैट के क्वेश्चन भी लेते हैं, प्रपोर्शंस ले लेते हैं। तो प्रपोर्शंस होता क्या है, अपने पास एक रेशियो A/B, अपने पास एक रेशियो C/D। अब आप इसको A/B, A/B, C/D लिख सकते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और यहां पर इसको इक्वल टू दिखाते हैं। अगर फ्रैक्शन में ले रहे हो तो इक्वल टू रख लो, और रेशियो में ले रहे हो तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा लो। सो बेसिकली इट्स इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज। प्रोपोर्शन अच्छा, प्रोपोर्शन के 2-3 मतलब होते हैं वैसे, ये एकदम बिल्कुल टेक्निकल मतलब, मैथमेटिकल मतलब की बात कर रहा हूं। प्रोपोर्शन shows or represents the equality of two or more ratios, ठीक है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोपोर्शन का हमेशा मतलब ये नहीं होता रेशियोज। प्रोपोर्शन का हमेशा मतलब ये नहीं होता, कई बार प्रोपोर्शन का मतलब कुछ और भी होता है, मैं बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। कई बार प्रोपोर्शन को हम लोग रेशियो, दे आर इन प्रोपोर्शन 2:3 बोल देता है कई बार, तो आपको इसको प्रोपोर्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। फंडामेंटली प्रोपोर्शन, एग्जामिनर जो है ना, एग्जामिनर सही वर्ड यूज नहीं करता कई बार, तो आपको उसका इंटेंशन भी समझना जरूरी है। ओके, प्रोपोर्शन शोज द इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज। एक्चुअली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, ठीक है। A/B, अभी मैं इसको C/D ये नहीं लिखूंगा मैं, क्योंकि रेशियो बनाने में फिर ये 4 बनाने में टाइम लग जाएगा, तो ये नहीं लिख रहा हूं मैं, सीधे सीधे ये लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, मैं ये लिख देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पहला वाला पार्ट है ना A, इसको हम कहते हैं भाई फर्स्ट प्रोपोर्शन, आप लिख सकते हो इस चीज को। B जो है उसी को सेकंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, C जो है इसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, और D को कहते हैं भाई फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। ओके, ये जो दोनों हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल लेफ्ट में, ये बिल्कुल राइट में, तो लेफ्ट और राइट वाले एक्सट्रीम्स। अरे वाह, किसने बताया, नैन्सी ने बताया। कैसे पता नैन्सी आपको? सर टाइम्स के लेक्चर में पढ़ा था। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो फिर यहाँ क्यों आ गए? बनाओ क्वेश्चंस। मींस सर उस टाइम लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी ना। हाँ ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, इतना टेंशन मत लो। ये क्लियर है? मींस, एक्सट्रीम और मीन, सही है ना, मीन्स बोलते हैं इसको अभी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना तो खैर बच्चों वाली बात है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और एक्सट्रीम प्रोपोर्शन, ये भी क्लियर है। और क्या कर सकते हैं अपन इसमें? 2-3 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि A+B/B इज इक्वल टू C+D/D। मतलब क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, है ना, इसको मैं मिटा रहा हूं। 2 चीजें सुन लो आप। इफ A/B इज इक्वल टू C/D, ये गिवन कंडीशन है, तो देन क्या होता है पता है आपको? देन A+B/B इज इक्वल टू C+D/D होता है, ये पहला है। दूसरा क्या है?
a अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c अपॉन c प्लस डी। अच्छा, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। इसी चीज को कंपोनेंडो कहते हैं, इसी चीज को डिविडेंडो कहते हैं। सही है, ठीक है भाई। अब इसको आप प्रूफ कैसे कर सकते हो, मतलब प्रूफ करने के लिए आप ऐसा कर लो, 1/2 इज इक्वल टू 4/8 है, तो 1 + 2/2 करके देखना जरा, और 4 + 8/8 करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि ये 3/2 है और ये 12/8 है। फंडामेंटली दोनों ही सेम है, बोलो क्लियर है ना? तो ऐसे नंबर लेकर के, मतलब हर चीज को नंबर ले लेके करते चलेंगे अपन इसमें, ठीक। ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना है। तीसरा जो होता है ना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कहलाता है। कॉम्पो डिविडेंडो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा वगैरह में भी काफी यूज होता है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि a + b अपॉन a - b इज इक्वल टू c + d अपॉन c - d। सुनना लेकिन ध्यान से, ये तब जब ये है तब, सही। अगर ये है तो ये हो सकता है, बिना कोई कंडीशन के अचानक थोड़ी ना हो जाएगा कि a + b अपॉन a, है ना, अचानक नहीं होता, बिना किसी कंडीशन के नहीं होगा। तो ये if a upon b is equal to c upon d, मतलब 4 numbers are in proportion, then this component of dividendo's result is valid। बोलो सही है, रिजल्ट वैलिड है। ओके, कंपोनेंटो डिविडेंडो, इसको प्रूफ करने का सिस्टम भी बता देता हूं, एक बार प्रूफ ही कर लेते हैं कि a अपॉन b, ये गिवन कंडीशन है ना, ये a अपॉन b + 1 इज इक्वल टू c अपॉन d + 1 नहीं कर सकते क्या अपन? कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों तरफ एक एक ऐड कर दे रहे हैं, नहीं कर दिया तो ये हो गया आपका a + b अपॉन b इज इक्वल टू c + d अपॉन d। अब अपन एक काम करते हैं कि 1 माइनस कर लेते हैं, ये लो, तो ये हो गया a - b अपॉन b इज इक्वल टू c - d अपॉन d। ठीक है, ये था, एक ऐड किया तो ये आ गया, एक सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया, इसका नामकरण कर देते हैं 2 और 3, तो 2/3 करके देख लो एक बार, आपके सामने आपका रिजल्ट मौजूद है। सही है, सही है, सही है, ओके। a + b अपॉन a - b इज इक्वल टू c + d अपॉन c - d, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड का एक प्रूफ रख सकते हो आप, ओके। अच्छा, यहाँ से एक छोटी सी चीज याद आ रही है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट फंडामेंटली इंपॉर्टेंट तो है समझने के लिए, एग्जाम के लिए आई डोंट थिंक कि इतना इंपॉर्टेंट होगा। क्या मैं ऐसा एज्यूम कर सकता हूँ, लेट अस से a इज इक्वल टू b, एज्यूम करने में क्या बचपन से कर ही रहे, a इज इक्वल टू b, तो ab इज इक्वल टू b स्क्वायर कर सकते हैं क्या? बोलो, दोनों तरफ b से मल्टीप्लाई किया है, किया है, कर सकते हैं ना? ऐसे ही बता रहा हूँ, ये थोड़ा एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है ये। ab - a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर - a स्क्वायर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो यहां से a b - a इज इक्वल टू, अच्छा ये b - a b + a तो लिख सकते हैं, अभी हम लोग अलजेब्रा में किए थे ये सब। b - a कैंसिल कर दो तो a इज इक्वल टू b + a हो गया, हो गया। तो a इज इक्वल टू b के बदले a रख लेते हैं, ये देखो यहां से a + a, यानी कि a इज इक्वल टू 2a हो गया, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, a और a कैंसिल हो गया। ठीक है, जब कहीं कोई गलत किया ही नहीं अपन तो गलत रिजल्ट कैसे आया? लॉजिक लगाओ, अगर कहीं कोई गलत किया ही नहीं तो गलत रिजल्ट कैसे आया? और अगर गलत रिजल्ट आया है तो कहीं ना कहीं गलती किए हैं, कहाँ गलती किए हैं ये क्वेश्चन है, आप बताइए कहाँ गलती की है? सर b - a कैंसिल नहीं होगा। क्यों? सर क्योंकि वो डिवाइड करने में जाते हैं तो अपॉन 0 हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल माकूल जवाब दिया आपने, एकदम बिल्कुल वाजिब जवाब है भाई। कैंसल करने का मतलब क्या होता है? 4x इज इक्वल टू 3xy, कैंसल करने का मतलब क्या होता है? कैंसल करने का मतलब डिवाइड करना होता है, पता है आप लोगों को? When we cancel two things, we divide two things by the same number, मतलब dividing both the side by x. Got it?
अब यहाँ पर बी माइनस ए से कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब बी माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, और बी माइनस ए क्या है, 0 है, और 0 से डिवाइड करना तो इनवैलिड एक ऑपरेशन है, इनवैलिड ऑपरेशन है तो इनवैलिड रिजल्ट आएगा। फिर बोलिए क्लियर, बोलो Yes, sir. ठीक है ना। तो ये एक ऐसे ही जब एडिशनल, वेल नोट तो कर ही लिया होगा ना आप लोगों ने, नहीं किया तो कर लो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं रहती। आदित्य वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। चलो प्रोपोर्शनैलिटी में और आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटाऊं। प्रोपोर्शनैलिटी में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी में कंपोनेंडो डिविडेंडो हो गया, और क्या था, कुछ था क्या, छोटी मोटी चीजें थी। वैसे मैं इसमें बढ़ जाता हूँ, a अपॉन बी, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन d इज इक्वल टू e अपॉन f, ऐसा दिया हुआ है, गिवन है, क्वेश्चन में दिया रहता है कई बार, तो आप हमेशा इक्वल टू के कर लिया करो, ठीक है। देन a, आप ऊपर की वैल्यू को जोड़ दो और नीचे की वैल्यू को जोड़ दो, ये भी के ही बराबर होगा। अब ये रिजल्ट है, इसका कोई प्रूफ मत मांगना आप, ये होता है, ऑब्जर्वेशन है, ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, जो आपको याद रखना है। ऑल ऑफ दीज आर ऑब्जर्वेशंस जो आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एनमेट सीमेट वगैरह में। सर वो a प्लस b प्लस c होगा अच्छा, ना? आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल सही बताया आपने, a प्लस सी प्लस ई है ना ऊपर, ये गलत कर दिया Yes, sir. अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। अभी ठीक है, ऊपर की चीजों को जोड़ो, नीचे की चीजों को जोड़ो। अब आप इसको पूछना मत कि भाई ये होता कैसे है, आप ऐसे ही देख लो, आप 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 10/20, ऐसा सब तो सेम है ना। ऊपर की चीजों को जोड़ना जरा 13, नीचे की जोड़ना 26, क्या ये 1/2 नहीं है? है हाँ, तो ये फैक्ट है, इसके कोई रीजंस नहीं होते, ये फैक्ट। क्लियर। बी, अगर आप ना बी को अलग लिखने के बजाय मैं यहाँ पर माइनस कर देता हूं, कहने का मतलब ऐसा कुछ, a प्लस सी माइनस ई अपॉन बी प्लस डी माइनस एफ। अच्छा ये भी क्या होगा, आप करके देख लो, ठीक है, करके देख लेना। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं, 1 + 2 3 - 10 -7, 2 + 4 6 - 20 कितना -14, -7 -14 कट गया, 1/2 आ गया। फिर से ये दूसरा रिजल्ट है, बोलो क्लियर। तीसरा रिजल्ट, स्केलिंग अप बाय द सेम फैक्टर, स्केलिंग अप, स्केलिंग वाला फंडा, PA प्लस QC प्लस RE, ये स्केल कर दिया, वो भी अलग अलग लेवल में दिख रहा आपको, PQR, PB प्लस माइनस QD प्लस माइनस RF, स्केल अप कर दिया, ठीक, ये भी के ही होता है। अब आप इसको घर में करके देखना आराम से, ठीक है, कर लोगे, जैसे ये दोनों प्रूफ हुआ ना वैसे ये भी प्रूफ हो जाएगा। एक बार करके मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, घर में कर लोगे क्या? होता है, Yes, sir. होता है, मेरा विश्वास रखो, श्रद्धा रखो अपने टीचर पे, बिल्कुल होता है, ये होता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो गीता पे हाथ रख के कसम भी खा सकता हूँ अगर आप बोलोगे तो, कर लेना लेकिन घर में एक बार जरूर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, अभी स्केलिंग के बाद हम लोग इसको स्केलिंग प्लस एक्सपोनेंशियल, स्केलिंग का मतलब मल्टीप्लाइंग होता है या डिवाइडिंग, स्केलिंग अप मतलब मल्टीप्लाइंग, स्केलिंग डाउन मतलब डिवाइडिंग। अब एक्सपोनेंशियल, TIAL, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होगा, PA⁴n ± Q C⁴n ± R E⁴n डिवाइडेड बाय PB⁴n ± Q D⁴n ± R F⁴n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, K⁴n हो जाता है, ये नोट कर लो, इसको याद रख लो, ठीक। प्रोपोर्शनैलिटी खत्म, ठीक है। एक छोटा सा रिजल्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लो। ABCD, E भी ले लें यहीं पर, ACE
अपॉन BDF, इसकी वैल्यू जो होती है ना वो K क्यूब होती है, ठीक, K क्यूब होती है। बोलो क्लियर? यस कर लेते हैं एक बार, इसको प्रूफ कर लेते हैं, ये छोटा है। 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 6/12, सही है। मल्टीप्लाई करना जरा, ऊपर 12 हो गया, नीचे 48 96 हो गया। ये 1/8 आया क्या? 8 आया क्या? और ये था 1/2 था, ये 0.5 था, ये 0.125 है। क्यूब हो चुका, मल्टीप्लाई किया तो किया। भाई क्लियर है? ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आंसर भी देना है। आगे बढ़े, नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? हाँ, कई बार ये भी होता है भाई, फर्स्ट थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन एंड थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन। रुक जाओ, ये भी बता देता हूँ एक बार, लिख लो आप। फाइंडिंग फोर्थ प्रपोर्शन टू A, B एंड C, तो आप क्या यूज करोगे? आप सिंपली A/B इज इक्वल टू C/X। यही है आपका, यही है फोर्थ प्रपोर्शन, यही है फोर्थ प्रपोर्शन। क्लियर? मतलब यही है, देखो ऐसा A, ये फोर्थ प्रपोर्शन आ गया, हो जाएगा, कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट, फाइंडिंग थर्ड प्रपोर्शन टू A, B एंड C। तो A/B इज इक्वल टू C/, एक मिनट, थर्ड प्रपोर्शन बोला ना, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक मिनट, थर्ड प्रपोर्शन बोला मतलब 2 ही चीजें दी होंगी, फोर्थ बोला है तब 3 चीज दे दो, A एंड B। अभी ठीक है, A/B इज इक्वल टू B/X बोलेंगे इसको, याद रहेगा। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब 2 ही चीजें दी, मतलब ये है कि A/B इज B/X, तो ये है आपका थर्ड। सर ठीक। तो हाँ हाँ हाँ, ये होता है भाई, है ना, ये होता है। और कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, कोई डाउट? क्या बोल रहे हो? अरे थर्ड प्रपोर्शन तो C को बोलते हैं ना। अरे नहीं 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 नहीं, फाइंडिंग थर्ड प्रपोर्शन टू A एंड B बोला ना, तो आपको ये फंडा लगा देना है, C को बोलते हैं। हाँ, तो ये ना A/B, अब ये भी B है तो ये C ही तो है, ये सही है, ठीक है। अरे भाई होता है, इसके पीछे कोई लॉजिक मत ढूंढो तुम लोग, ठीक है, इसको याद रख लो। चलो मीन प्रपोर्शन देखेंगे। मीन प्रपोर्शन, अब ये मैथमेटिकल लोग बोल के चले गए, हमको नहीं पता इसके आगे क्या है, पीछे क्या है, ठीक है, इसके पीछे क्या है अपने को क्या पता भाई। अब लोग बोले कि थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे निकालो, तो ऐसे निकालने का तरीका बताया मैंने, ठीक। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, रेलवे फिलवे में ये सब में आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम में पूछता रहता है। चलो मीन प्रपोर्शन देखते हैं। मीन प्रपोर्शन टू A एंड B, तब आप क्या करोगे पता है, ये A/X इज इक्वल टू X/B। मीन प्रपोर्शन का मतलब होता है x² इज इक्वल टू AB, दिख रहा है आपको, x² इक्वल टू AB, मतलब मीन प्रपोर्शन मतलब ज्योमेट्रिक मीन बोल रहा है वो, ठीक है। मीन प्रपोर्शन का मतलब ज्योमेट्रिक मीन क्या है, और कुछ नहीं। बोलो क्लियर? ये प्रपोर्शन के बारे में बहुत बेसिक फंडामेंटल मूलभूत बुनियादी बातें थी। किसके बारे में? प्रपोर्शन के बारे में। बोलिए क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन बनाते हैं। फिर ये सब छोड़ो, ये हो गया था कि उस दिन? सर नहीं शो हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा, ये हो गया था क्या उस दिन? ये रेशियो निकालने वाला ये हो गया था? सर इससे पहले वाला हुआ था, ये शायद नहीं हुआ था। ये नहीं हुआ था, इससे पहले वाला हो गया था, ये हो गया था ना? यस यस सर, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये नहीं हुआ था इसका मतलब। तो मैं अब आपको
जो रेशियो और प्रोपोर्शन का बहुत ही फंडामेंटल क्लियर हो चुका है आपको, रेशियो प्रोपोर्शन क्रिस्टली फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जितने पॉसिबल हो सके मैं थोड़ा एप्लीकेशन बता के आप लोगों को और क्लियरिफाई करते चलूंगा रेशियो का बेसिक आइडिया। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी द आंसर। टेल मी द आंसर। और नहीं पता होगा इसका ट्रिक, इसका तरीका तो मैं बता भी दूंगा, डोंट वरी। इंपॉर्टेंट फॉर वर्क एंड टाइम, फॉर WNT, TSD एटसेट्रा के लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं पता होगा तो बताऊंगा अभी। पहले आप लोग ट्राई करो, आंसर बताने की कोशिश करो। विच ऑप्शन? जस्ट मिनट। बी है क्या? बताइए। Sir, B. बी इज द राइट आंसर। देखो बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। देखो इसमें क्वेश्चन में करते क्या है, A प्लस बी अपॉन सी करने से 11/4 आता है और B प्लस सी अपॉन ए करने से 26/9 आता है। अब आप यहां से A प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट है भाई? 15 यूनिट है ना, बोलो। और यहां से A प्लस बी प्लस सी कितना यूनिट है? 35 यूनिट है, बोलो। क्लियर? सही है। लेकिन A प्लस बी प्लस सी तो एक ही होना चाहिए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से सेम हो जाएगा। बोलो 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 Yes, sir. बोलो बोलो 105 एलसीएम मेथड का यूज कर रहे हैं। तो जब ये पूरा 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स भी तो 7 से मल्टीप्लाई होंगे। रेशियो के टर्म्स में सोचो, रेशियो के टर्म्स में सोचो रेशियो के टर्म्स में सोचा, स्केलिंग अप स्केलिंग डाउन, ओवरऑल 7 टाइम्स, तो इंडिविजुअल भी तो 7 टाइम्स। गॉट इट? सही। हाँ तो सी की वैल्यू आ गई 28, हाँ तो ए की वैल्यू आ गई 27, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 55। अच्छा बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी की वैल्यू 105 माइनस 55 कर लो, 50 आ जाएगा। सही है? बोलो सही है ना? तो ये आ गया आपका 11:10 और यही आपका आ गया आंसर। सही? बोलो क्लियर है? सर अगर सी और ए को डायरेक्ट प्लस कर दें तो? सी और ए को डायरेक्टली प्लस किया अपन ने, ए और सी दोनों को कैसे कैसे, मतलब ऐसा 4 और 9 ऐसा? यस सर। ना, गलत। ऐसा थर्ड प्रोपोर्शनल से बना सकते थे इसे। इससे थर्ड प्रोपोर्शनल से
नहीं, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको नोट कर लो पहले, तो फिर मैं बताता हूँ। Okay, sir. ये कोई थर्ड प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना कोई अलजेब्रिक क्वेश्चन नहीं है। दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सम ऑफ टू क्वांटिटीज फर्स्ट टू क्वांटिटीज इज टू थर्ड इज दिस वन। द सम ऑफ सेकंड टू क्वांटिटीज इज टू फर्स्ट इज दिस वन। आपको सम ऑफ द इन दोनों का इज टू बीच वाला ये निकालना है, ठीक है। तो आपको हमेशा इसमें ये करना होता है, ये तरीका है। ए प्लस ऐसा कभी भी दिया हो ना, अभी आपको वर्क एंड टाइम में क्या पूछेगा पता है आपको? वर्क एंड टाइम में बोलेगा द रेशियो ऑफ फर्स्ट एफिशिएंसीज ऑफ द फर्स्ट टू पीपल एंड द थर्ड इज दिस वन, सेकंड टू पीपल एंड दिस वन इज दिस। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन बना के पूछता है। तो 11/4 है और ये a प्लस सी अपॉन बी की वैल्यू 26/9 है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में ए बी सी तीनों है ही हैं, तो ये 15 है और ये 35 है। लेकिन ए बी सी का सम तो बराबर होना चाहिए, राइट? सबका सम बराबर होना चाहिए। तो इसको कोई एक नंबर मान लेते हैं हम लोग। दोनों का एलसीएम 105 होता है, तो अपन इंटू 7 कर लेना। तो हाँ, ये भी इंटू 7 हो जाएगा, राइट? और ये भी इंटू कितना 15 से 7 बार में, और ये 3 टाइम्स, तो ये भी 3 टाइम्स। सही है? तो ऐसे आप निकालते हो, आप हमेशा ही ऐसे निकालते हो। स्टैंडर्ड प्रोसेस है ये। सही है? सही है, बोलो। नोट कर लिया? Yes, sir. हमेशा आप ए प्लस बी प्लस सी निकाल लेना, हो जाएगा काम। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आया। चलो भाई देखें अब आप में से कौन जल्दी आंसर बता रहा है। किसका आंसर आता है फटाफट? विच वन? चाहते हुए भी मैं जितना स्पीड चाहता हूं उतना हो नहीं पा रहा है। क्या करें? टाइमिंग बढ़ा दें क्लास की? टाइमिंग चेंज वगैरह कर लें क्या? बताइए, आंसर बताइए। Sir, D. करेक्ट, वेरी गुड। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू T अपॉन U। अपनी 15 points. करेक्ट, वेरी गुड। तो बेसिकली अब आप देखो, इसमें तो वही है ना, AP क्यूब माइनस BR क्यूब प्लस CT क्यूब। ये टैली जरूर कर लेना, AQ क्यूब माइनस BS क्यूब प्लस CU क्यूब, है ना? ये टैली कर लेना। स्केलिंग सब में, तीनों टर्म्स में स्केलिंग सेम सेम हो रही ना, AABBCC। प्लस माइनस का साइन जरूर देख लेना एक बार, सब बराबर है। और फिर पावर भी देख लेना क्यूब। तो इन सब के केस में 5/2 का क्यूब रहता है। किया था, कॉपी पलट के देख लो। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, 2A 3B 8C बताओ भाई जल्दी से। बना चुके थे लास्ट क्लास में? बना चुके थे ना? Yes, sir. हो गया था। खत्म करते हैं इसको, छोड़ते हैं इसमें। ये हो गया था? हो गया था? नहीं हुआ था? बनाओ। ये पूरा रेशियो है ना, प्रोपोर्शन नहीं है अभी। ये पूरा रेशियो है, इसके पहले वाला प्रोपोर्शन था, ये रेशियो है। Sir, 4:3:6. करेक्ट, वेरी गुड। अभी मेरे को
A/B/C तो पहले निकाल लेते हैं। ए निकालना है तो ए इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, दोनों जोड़ दो, 6 आ जाएगा, राइट। और इसको माइनस कर देते ना, पता है लास्ट क्लास में बताया था शॉर्टकट। अभी बी निकालना है, बी निकालना है तो बी इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इन दोनों को जोड़ के तीसरा माइनस करो, 13 - 5 कितना होता है, 8 होता है। और फिर सी दिख रहा है, सी क्या है, इन दोनों में दिख रहा है 1 2, इन दोनों को जोड़ दो, 11 में से 7 गया तो 4। हाँ तो 3 4 2 आया क्या, ABC, ठीक है। तो ABC 3 4 2 आया तो 1/A 1/B 1/C। अच्छा इन 4:3 आना चाहिए, दिख रहा है ए और बी में ही देखो बस, बाकी छोड़ दो। 4:3 गया 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 आंसर, ठीक। बोलो सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका यही है, ठीक। आप किसी भी दो कोई देख लो ना, ए और बी को देख लो, 3:4 है तो 4:3 आना चाहिए, वो इसमें ही है, खत्म हो गया क्वेश्चन। बाकी ये सब तो डराने के लिए था आपको, सही है। चलो भाई, so would you Yes, like to sir. have one more class tomorrow? Shall I talk to the team? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, Yes, स्पीड sir. बढ़ाते हैं और क्लास Yes, का sir. नंबर भी बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे टू सैटरडे कर लेंगे, संडे छुट्टी रख लेंगे, ऐसा कर सकते हैं, ठीक। ऑलराइट, देखते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ और जो भी है कम्युनिकेट आपको हो जाता है, आप लोगों को हो जाता है ना भाई कम्युनिकेट वहां से टाइम स्टेप से Yes, sir. हो जाता है ना क्लासेस के बारे में, इसलिए मैं रिडंडेंट नहीं करता और दोबारा से कंफ्यूजन होता है उस केस में, ठीक है। तो किसी एक जगह से हम लोग की DILR की क्लास भी अगस्त से होगी। DILR का मुझे नहीं पता, अगर मुझे अलाउ करेंगे तो मैं ले लूंगा, ठीक है। अगर मुझे अलाउ करेंगे तो आई विल बी वेरी वेरी हैप्पीली टेकिंग द DILR एज वेल एज वर्बल एबिलिटी भी बोलोगे तो भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सभी ले लूंगा, ठीक है। तो रिमेंबर आई हैव टू बी बाउंड बाय द रूल्स ऑफ द सेंटर, ठीक है भाई। सेंटर जैसा बोलेगा वैसा करेंगे, ठीक है भाई। मैं अपनी मर्जी से तो कोई भी क्लास ले नहीं सकता, दैट्स द आइडिया, ठीक है। तो और दूसरी चीज ये भी है कि अब आप लोगों को थोड़ा गियर चेंज करना है, ठीक है। एंड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कैट पेपर्स एनालिसिस कर लिया आप लोगों ने, मैंने काफी पहले बोला था, अभी 1 महीना पहले ही करीब करीब बोला था कि 2020 का पेपर एनालाइज कर लेना करके, किया आप लोगों ने 2020 19 18 17 किया। एक एक क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए, एक एक क्वेश्चन खुद से बनना चाहिए, वो कर लोगे तो कभी भी मिसलीड नहीं होगे। तो वो सबसे पहला काम करो, अभी कल से और सीरियसली पढ़ाई अपन शुरुआत करेंगे, ठीक है। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क गाइस प्लीज टेल मी, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कोई शिकवा शिकायत, पढ़ाई कैसे चल रही है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी है बताओ, जल्दी बताओ। मैथ्स में कोई दिक्कत आ रही है क्या, क्या लग रहा है, क्या स्पीड बढ़ना चाहिए, टाइमिंग बढ़ना चाहिए और मेहनत करना, क्या करना है, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, उसके हिसाब से अपन मोल्ड कर लेंगे, बोलिए। कोई भी दिक्कत? हाँ बोलो बोलो बोलो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत है क्या? नो सर। मेरी तरफ से तो जो भी है मेरे को बताना, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होगी जरूर बताना, आई विल ट्राई एंड सॉर्ट इट आउट, राइट, ठीक है भाई। ड्यूटी से बाहर जाके भी अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर अगर पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम होगी तो मतलब प्रिपरेशन में? हाँ प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताऊंगा, पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम वाला जो है वो नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर मैं हेल्प करूंगा, डोंट वरी। रिजल्ट लाना हमारा एजेंडा है, ठीक है, रिजल्ट आना चाहिए, दैट्स माय कंसर्न, बिकॉज मैं मतलब कभी भी किसी भी चीज में अगर एंटर कर रहा हूं तो मतलब कर्मण्यवाधिकारस्ते वगैरह पे मैं विश्वास नहीं रखता, मैं कर्म के साथ फल वाला भी आदमी हूँ, तो फल मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करना है आप मेरे को बताइए, जो भी कर सकते हैं अपन करेंगे, ठीक है, ठीक, ओके ओके देन, चलो देन, गुड बाय, कल मिलते हैं प्रोबेबली, अदरवाइज परसों, बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।